अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हुकूमत के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। दोनों एक बार एसोसिएशन की पटिशन और सदारती रेफरेंस में जो अहम तरीन सवाल ये है कि जो अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश की गई है, उसके अंदर जो हुक्मरान जमात के मुनहरफ अरकान की तरफ से अब मंजर आम पर सरेआम अपनी हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ वोट देने का ऐलान हुआ है। तो आइन के एक आर्टिकल 63A के मुताबिक उसके अंदर जो उनको सीट से महरूम करने की एक सज़ा है, तो अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल 63A की दोबारा से तशरीह करे और ये वाज़े करे कि जो भी हुक्मरान जमात या किसी भी जमात के मुनहरफ अरकान अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में वोट देंगे, तो क्या वो सिर्फ सीट से महरूम होंगे या उनकी ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और फिर पहले दो सवाल जो अटॉर्नी जनरल ने और सदारती रेफरेंस पे पूछे गए थे कि आया उनको वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए, और अगर वोट डालते हैं तो क्या उनकी वोट को शुमार करना चाहिए। इन दोनों सवालों पे अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि अब हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ने ये कंसीड किया है कि ये मामला अब इतना अहम नहीं है। और लगता ये है कि अहम तरीन बात आज की समाअत के बाद ये सामने आई है कि अब जो अरकान हैं, मुनहरफ अरकान असम्बली हैं, उनको वोट डालने भी दिया जाएगा और उनका वोट शुमार भी होगा। और जब तक ये अमल पूरा होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर चुकी होगी कि आया 63A में जो सिर्फ सीट से महरूम करने की एक सज़ा कह लें, क्या उसके अलावा तो ताहयात नाअहली भी हो सकती है या नहीं। यानी अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जारी है। कल असम्बली का इजलास है जिसमें अपोजिशन की अदम एतमाद की करारदाद भी पेश होना है। स्पीकर उसको इजाज़त देगा नहीं देगा ये बात की बात, मगर सुप्रीम कोर्ट भी कल ही के दिन 1:30 बजे जुमे की नमाज के बाद अपनी समाअत दोबारा शुरू करेगी। और अब जो वाहिद सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि क्या मुनहरफ अरकान असम्बली जो हैं वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ अगर वोट देंगे तो फिर क्या वो ताहयात नाअहल होंगे या सिर्फ अपनी सीट से महरूम होंगे जैसा कि आइन में लिखा गया है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसकी मैं हाइलाइट्स आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर उस समाअत की तफसील और फिर आखिर में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि इसका मुमकिन नतीजा क्या निकल सकता है। सबसे पहले जो हाइलाइट्स हुई, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने पहली बार सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की एसोसिएशन की आइनी दरख्वास्त की समाअत की। ये 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे वो इस बेंच का हिस्सा थे। और ये जो समाअत शुरू हुई इस बेंच के ऊपर एक दिन पहले ही जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए एतराज़ किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस अख्तियार पर जिसके तहत वो किसी भी जज पर मुश्तमिल कोई भी बेंच बना सकते हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में जो रवायात हैं उनके मुताबिक जो सीनियर तरीन जज होता है उनको आइनी अमूर के हवाले से जो दरख्वास्तें होती हैं उनकी समाअत के लिए बेंच का हिस्सा बनाया जाता है। और फिर दूसरा एतराज़ ये भी था उनका कि सदारती रेफरेंस अभी सुप्रीम कोर्ट में आया भी नहीं था, तो हफ्ते के रोज़ की गई समाअत में उस सदारती रेफरेंस को सुनने का भी फ़ैसला किया गया और ऐलान किया गया। और फिर पीर के रोज़ वो सदारती रेफरेंस दायर हुआ और उसी रोज़ पीर के रोज़ ही उसकी समाअत भी हुई। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक ये एक इम्तियाज़ी सलूक था, आम लोगों की दरख्वास्तें इतनी जल्दी लगती भी नहीं हैं और फिर सदारती रेफरेंस के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट की गई। बहरहाल आज उस खत का जिक्र तो नहीं हुआ, उस खत का बराह रास्त इस समाअत पे शायद कोई असर ना हो, मगर जो भी फ़ैसला आएगा तो फिर इस खत की गूंज ज़रूर सुनाई देगी। हाईलाइट्स पे आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए। सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल पहले ही इन सवालात के ऊपर समाअत के फ़रीक हैं और रज़ा रब्बानी साहब ज़ाती हैसियत में पेश हुए बतौर साबिक़ सेनेट चेयरमैन। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि अपना मुख्तसर जो बयान है वो जमा करा दें। वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करना चाह रहे थे, जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि चूँकि आप एक सियासी जमात के रुकन भी हैं इसलिए हम बतौर मुआवन आपको मुकर्रर नहीं कर रहे, मगर जो आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए हैं उस हवाले से भी और आप अपने मारूज़ात भी तहरीरी तौर पर पेश कर दें और अगर वक्त हुआ हम आपको सुन लेंगे। फिर सदारती रेफरेंस पर जो बाकायदा समाअत थी वो आज शुरू हुई। पहली आज समाअत थी लार्जर बेंच की और उस सदारती रेफरेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट बार की एक दरख्वास्त भी है। और अब एक जो वाहिद पहलू है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर फैसला देगी
कि मुनहरफ अरकान असम्बली जो वोट डालते हैं उसका वोट डालने के बाद, उसके शुमार होने के बाद फिर उन अरकान के साथ क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त में भी ये एक सवाल था और सदारती रेफरेंस में भी, इसलिए उनको इकट्ठा सुना जा रहा है। सदारती रेफरेंस के ऊपर कोई भी राय या फैसला होगा तो उसके ऊपर शायद सदर या हुकूमत अपील तो नहीं दायर कर सकती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट बार की इन दरख्वास्तों की वजह से जो भी फैसला होगा इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त अब हुकूमत भी दायर कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्तों में एक रिस्पॉन्डेंट भी है। फिर आज जो रैलियों के मुतल्लिक़ मामला थे, जो इस्लामाबाद में अमन अमान का मामला था, वो भी हातमी तौर पर निपटा दिया गया है और कल जुमे को 1:30 बजे जो है जुमे की नमाज के बाद दोबारा ये समात शुरू होगी और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो 1-2 घंटे का और वक्त लेंगे। फिर कल सुबह कौमी असम्बली में सेशन शुरू हो रहा है 11 बजे और फिर ऑब्वियसली टाइम ऐसा है कि उसके फ़ौरन बाद वो एक मरहूम रुकन असम्बली की दुआ होगी और फिर जुमे की नमाज का टाइम भी हो जाएगा। तो जो ही टाइम होगा तो उसके बाद शायद ज़रूरी नहीं कि असम्बली दोबारा मीट करे, डिपेंड करता है करारदाद को पेश करने की इजाज़त होगी या नहीं। मगर बहरहाल जुमे की नमाज के बाद असम्बली में काफ़ी हलचल या हंगामे की भी तवक्को की जा रही है। नून लीग और JUI की जो रैलियां हैं वो लग रहा है कि वो अपने अलग अलग मुकाम पे आएंगी, या जो एक H9 का ग्राउंड था वहाँ पे वो सब मिलकर रैली करेंगे। उसके लिए इजाज़त मांगी गई है, जलसे की इजाज़त मांगी है। श्रीनगर हाईवे पे उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। ये मालूमात आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज जो लोग आए PTI के भी और नून लीग के भी, उनमें असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज गिल, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, शिबली फराज, फैसल जावेद और दीगर अरकान असम्बली। तो आज की जो समात की जो लम्हा बलहमा जो अहम सवालात जजेस की तरफ से उठाए गए और जो अटॉर्नी जनरल का केस था उसके ऊपर मेरी कोशिश है मैं सादा अल्फाज में आपको उसी तरतीब से वो सारी कहानी सुनाऊं ताकि आम लोग भी ये समझ सकें कि आखिर ये 63A है क्या और क्या वजह है कि किसी भी सियासी जमात के रुकन जो हैं अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक या किसी लालच की वजह से जब वो वोट देते हैं अदम एतमाद की तहरीक को, वज़ीर आज़म को गिराने के लिए, तो फिर आइन के अंदर उनको डी सीट क्यों किया जाता है, क्योंकि असूली तौर पे एक जमात के टिकट के ऊपर मुंतखब होकर वो आते हैं। तो इन सारे मामलात पे आज अटॉर्नी जनरल ने जब बहस शुरू की तो उसके ऊपर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदारती रेफरेंस का जो खुलासा है वो अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले दोहराया और उन्होंने कहा कि इसके 4 पॉइंट से, क्योंकि 3 नए जज आए थे। एक पॉइंट ये था कि अपनी सियासी जमातों से वफादारी अरकान असम्बली के लिए एक संजीदा मामला है, कुछ संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। सिंध हाउस में पनाह लेने वाले मुनहरफ अरकान असम्बली से मुतल्लक जहाँ मीडिया को रसाई दी गई, जिनको इन मेंबरान ने अपनी पार्टी के बरखिलाफ जाने के बारे में बरमला एतराफ़ किया मीडिया के सामने। नंबर 2, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सियासी जमातों का कलीदी किरदार है। इस हवाले से जो आइन का 63A की तशरीह दरकार है कि मुनहरफ अरकान असम्बली कल अदम एतमाद की तहरीक में वोट की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, मुनहरफ अरकान असम्बली को, और इनका वोट शुमार होना चाहिए या नहीं। बहरहाल इन 2 सवालों के ऊपर ख़ुद अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं कि मामला अब वोट डालने के हक़ या उसके शुमार करने का नहीं है, दोनों चीज़ें होंगी। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर पार्टी मुखालिफ वोट देनी है तो क्या ये ख़यानत ना होगी, क्या ऐसे रुकन को वोट डालने से पहले रोका जा सकता है, इसे नाअहल करार दिया जा सकता है। अब ये सवाल भी पुराने हो गए हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं मेरे ख्याल में अब सिर्फ वो उसके नताइज जो कॉन्सिक्वेंस यानी नाअहली की क्या सज़ा होगी, क्या वो नाअहली भी होगी या सिर्फ सीट से महरूम किया जाएगा। फिर जो उन्होंने रेफरेंस का वही समरी पढ़ रहे थे 3 नए जजेस के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि 63A की एक ऐसी मौसर तशरीह की जाए कि जमहूरी अमल को पाक साफ़ कर दिया जाए और ऐसे मिलावट शुदा जो वोट है उसका असर ज़ायल किया जाए। क्या ऐसे मुनहरफ अरकान की नाअहलियत ताहयात होगी, वो रुकन जो सादक और अमीन ना रहे, तो ऐसे रुकन को महज एक दफ़ा सीट से महरूम करने का क्या फ़ायदा होगा। ये वो सवाल हैं जो अटॉर्नी जनरल उठा रहे हैं। फिर आखिर में उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कोई और ऐसा तरीका निकाले कि वफादारियाँ जमात की से वफादारियाँ तब्दील करने का रुझान ख़त्म हो सके। अटॉर्नी जनरल ने 1992 के ख्वाजा तारक रहीम के एक केस की मिसाल दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि जो अरकान असम्बली उसमें उन्होंने कहा था कि असूल तय हुआ था कि जो अपनी जमात को छोड़ देते हैं उनको असूली तौर पे अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जैसे उमता बंदयाल ने कहा कि 1992 से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा मगर आज तक किसी रुकन असम्बली ने भी पार्टी छोड़ने पे अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया या पार्टी की मुखालफत को। तो जैसे उमता बंदयाल ने कहा कि आप 63A को पहले पढ़ तो लें,
जिस पे अटॉर्नी जनरल ने 63A को पढ़ा, जिसमें कहा कि अगर कोई रुकन पार्टी से इस्तीफ़ा देता है या दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो फिर फ्लोर क्रॉसिंग होती है, या पार्टी रवायात के बरखिलाफ़ अदम एतमाद में वोट देता है, जो पार्टी की हदायत है कि भाई आपने अदम एतमाद में ये करना है, ये नहीं करना, उसके ख़िलाफ़ वो करता है तो वो फ्लोर क्रॉसिंग होगी, या फिर मनी बिल में मुखालिफ वोट देता है। तो ये 3 शराइत बताई। यहाँ पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पहली बार इस तमाम मामले में बोले और उनका पहला सवाल ये था कि क्या आइन के 63A में ये कहीं लिखा है कि जो मुनहरफ रुकन असम्बली है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ वोट दे के नाअहल हो जाएगा? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया। और साथ ये भी पूछा, और क्या वफादारी तब्दील करना आर्टिकल 62 में भी नाअहली है, यानी आर्टिकल 62 जिसमें कहते हैं ना 62(1)(f) के इसमें वो ताहयात नाअहली हो जाती है। क्या ये अदम एतमाद के अंदर पार्टी हदायत के बरखिलाफ़ वोट डालने का जिक्र आर्टिकल 62(1)(f) में भी है? ये सवाल किया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। इसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने भी एक सवाल किया। उन्होंने कहा, जस्टिस मज़हर आलम ने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह है कि जो शख्स अपने अमल से पार्टी से इन्हराफ कर चुका हो, यानी वो वोट डाल चुका हो, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा इन दोनों रिमार्क्स के ऊपर जजेस के कि आइन के आर्टिकल 62, 63 और 63A इन तीनों को मिला कर पढ़ा जाए। वैसे तो पूरे आइन को मिला के पढ़ना चाहिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62, 63 और 63A को मिला कर पढ़ा जाए। ये 62, 63 वो हैं जो कि अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का, जिसमें जिक्र है कि इलेक्शन लड़ने का अहल कौन है और इलेक्शन जीतने के बाद उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जैसे 62(1)(f) है, जाली डिग्री है, झूठ बोला है, गलत डिक्लेरेशन है, वो तायात नाअहली होती है। और 63A वो कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं इन सबको मिला के पढ़ा जाए। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, उनका पहला रिमार्क्स ये था कि 63A कोई अलग से नहीं बल्कि 62, 63 के साथ मिलाकर पढ़ी जानी चाहिए और दूसरी शिकों के साथ भी इसे मिलाकर पढ़ना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पार्लिमानी निज़ाम में एक शहरी के वोट का हक है, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर एक शहरी के वोट का हक है। इस आर्टिकल 19 जो आज़ादी राय से मुतल्लक है और 51(2) जो आज़ादी राय का हक भी है, जिसे आइन और इंतखाबी कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। यानी ये जो सिस्टम है आइन के अंदर, वो शहरी के वोट के हक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और वोट डालना जो है वो भी आज़ादी राय यानी आर्टिकल 19 के तहत एक इजहार का तरीका है, जिसे आइन और इंतखाबी कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। हर शहरी को बोलने की और इज़हार राय की आज़ादी होगी। इंतखाबात में शहरी का दिया गया वोट एक नाकाबिले वापसी हक होता है, यानी शहरी ने एक ख़ास वजह से एक पार्टी को वोट दिया है और वो वापस नहीं हो सकता, जिसका इजहार असम्बली में सियासी जमात की ताकत से किया जाता है। यूँ सियासी जमात वोटर का मंशूर या मैंडेट लेके असम्बली में आती है ताकि कानून साजी और पॉलिसी बनाई जा सके। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आप एक शहरी के वोट के हक और रुकन असम्बली में वोट के हक का मुवाजना कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा एक बार जब शहरी अपना वोट एक जमात को दे देता है तो वो नाकाबिले वापसी होता है। बहरहाल अगर वो नाकाबिले वापसी होता है तो ये आइन के अंदर लिखा होना चाहिए था कि वो नाकाबिले वापसी है। बहरहाल ये तो एक तशरीह है, पस मंज़र है, एक दलील है, लेकिन आइन के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी कि जो वोटर का है वो नाकाबिले वापसी होता है। वोटर बेचारा पछता रहा हो, तौबा कर रहा हो, दोबारा वोट नहीं दूंगा, लेकिन उसका जो वोट दे दिया तो अब वो नाकाबिले वापसी है। और ख़ास तौर पे जो मखसूस नशस्तों पे लोग ख़वातीन आती हैं, वो कौन से वोटरों से इलेक्ट होकर आती हैं, उनको तो पार्टी का हेड ही कोई कहता है कि भाई आप बन जाओ, आप बन जाओ, आप बन जाओ, उनका वोटरों से क्या ताल्लुक़ है। मगर फिर भी मखसूस ख़वातीन की वोटरों का भी वैसे ही वोट है जैसे कोई इलेक्ट होकर मैंने आता है, और अगर उनकी वोटों से कोई अपना वज़ीर आज़म वो गिरा दें तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जिनसे वोट लेके आई थी उन वोटरों का जो हक़ है उन्होंने उसके बरखिलाफ़ फ़ैसला किया है। बट एनीवे अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल हैं। फिर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रुकन असम्बली अपना वोट आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहरी का वोट नाकाबिले वापसी है, जबकि सियासी जमातों का वोट का हक़ आर्टिकल 17 में जो तंजीम साजी का हक़ है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड जॉइन पार्टीज़, आर्टिकल 17 की शिक नंबर 2 में जो है वो सियासी जमातों का वोट का हक़ महफूज है, जो किसी इनफरादी रुकन असम्बली का नहीं बल्कि जमात का वोट का हक़ है। वो आर्टिकल 17 को भी बीच में ले आए कि उसमें भी जमातों की बड़ी अहमियत है। अगर कोई जमात अगर एक मतलब कई जमातें हमारे मुल्क में ऐसी हैं कि अभी एक ही इशू पे एक दफ़ा वो एक कानून पास कराती है और अगली दफ़ा
वो उस जैसे वो पहले 17वीं तरमीम में जनरल मुशर्रफ के हक़ में जो है वो तरमीम मंजूर की, फिर 18वीं तरमीम जनरल मुशर्रफ के किए गए इक़दामात को ख़त्म करने के लिए भी उसी पार्टी ने दिया। तो पता नहीं वो पार्टी जो है वो शहरी इरिवर्सिबल जो एक राइट टू वोट है उस पर कैसे पार्टी तब्दील हो जाए, पार्टी ज़हन बदल दे, पार्टी अपनी गलतियों को दुरुस्त करना शुरू हो जाए, तो फिर ये हक़ रुकन असम्बली का भी मेरे ख्याल में होना चाहिए। मगर बहरहाल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ये पार्टी का हक़ है और पार्टी जो है वो एक ही इशू पे मुख्तलिफ वक्त में दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना सकती है। और ज़ाहिर बात है जो शख्स पहले अपनी पार्टी के बरखिलाफ़ वोट दे के नाअहल हो चुका होगा, तो बाद में उसकी पार्टी को ख्याल आया कि यार वो बंदा तो ठीक था, लेकिन अब वो ताहयात नाअहल हो गए हैं, तो फिर वो पार्टी जो है उसी ताहयात नाअहल होने वाले जो रुकन असम्बली का मौक़िफ़ था उसके मुताबिक एक नई कानून बना दें, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो बंदा तो गया और पार्टी ने मौक़िफ़ बदल लिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मगर फिर ये अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट है। आर्टिकल 17 जो है अटॉर्नी जनरल का कहना है कि आर्टिकल 17 सियासी जमातों का हक़ है जो हाउस में अपना वज़ीर आज़म चुनते हैं। सियासी जमातें, अब हाउस में सियासी जमातें चुनती हैं, कोई एक सियासी जमात अगर अक्सरियत में ना हो तो इत्तेहादी भी उसमें होते हैं। ज़ाहिर बात है वो सारी सियासी जमातें जो अपने वोटरों से वोट लेके आती हैं, उनको ये तो नहीं पता होता उनके कितने मेंबर बनेंगे, तो वोटर इसलिए तो उन्हें वोट नहीं देते कि असम्बली में जाके फ़लाँ बंदे को आप वज़ीर आज़म का वोट दे देंगे। मगर ठीक है, वो बाद में जो है वो किसी को भी वज़ीर आज़म चुन सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सियासी जमातों के चुनाव वज़ीर आज़म के चुनाव में सिर्फ एक नहीं दूसरी जमातों के लोग भी वोट डाल सकते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसके बगैर कोई वज़ीर आज़म तो मुंतखब नहीं हो सकता और इसलिए अब इत्तेहादी जमातों का वोट भी ज़रूरी हो गया है। और इत्तेहादी जमातों को जिन शहरियों ने जिस मकसद के लिए वोट दिया है उन शहरियों को शायद इल्म नहीं था कि बाद में इनकी ये जो जमात है छोटी है या बड़ी, ये बाद में किसी मखसूस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो केस में सियासी जमातों का बगैर रुकावट हुक्मरानी और मुद्दत हुकूमत पूरी करने का हक़ तस्लीम किया गया है। सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के कानून के तनाज़ुर में, मगर ये हकीकत है कि ये जो बेनज़ीर भुट्टो केस था ये सियासी जमातों को रजिस्टर कराने के लिए कानून जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में बनाया गया था, जिसको बेनज़ीर भुट्टो ने चैलेंज किया था। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो सिर्फ इस हद तक था कि सियासी जमातों को आप पाबंद नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें सियासी ये कहीं नहीं कहा गया था कि अदम एतमाद की तहरीक में जो है कोई भी शख्स जो है वो अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के हदायत के बरखिलाफ़ वोट डाल सकता है। मगर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल उस बेनज़ीर भुट्टो केस को इस मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सिर्फ सियासी जमातों की जमहूरियत में अहमियत की बात की गई थी, मतलब अहमियत की हद तक बात ठीक है, मगर 63A में किसी सूरत ये नहीं कहा गया कि किसी मेंबर को पार्टी के बरखिलाफ़ वोट डालने पर सिर्फ सीट से महरूम करने से सियासी जमात कमज़ोर हो जाती है या मजबूत हो जाती है, तो इसका शायद बराह रास्त उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनज़ीर भुट्टो केस में फ़ैसला दिया उसमें सियासी जमातों में वफ़ादारियाँ तब्दील करने के ख़िलाफ़ था और वफ़ादारियाँ तब्दील करके बार बार वापस आने के लिए वो नहीं था। और अटॉर्नी जनरल ने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग को बतौर एक पार्टी तस्लीम ना किया जाता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। अब पता नहीं वो पार्टी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो अंग्रेज़ों की सुप्रीम कोर्ट ने उसको तस्लीम किया था या अंग्रेज़ों की हुकूमत ने, ज़ाहिर बात है उसको रजिस्टर तो नहीं कराया होगा उन्होंने कई अंग्रेज़ों के पास कि तस्लीम ना किया जाता। जो भी पार्टी कोई बनती है तो उसको तो सियासी तौर पर तस्लीम किया जाता है, लोग तस्लीम करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना होता, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं लेना होता, तो उस हद तक तो वो बात ठीक है। मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पार्टी के जो है अंदर कभी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई ऐसी नौबत तो नहीं आई होगी कि उनको हदायत देनी पड़ी हों और फिर उनकी पार्टी कमज़ोर हुई हो। बहरहाल जो जिन्नाह की मुस्लिम लीग के साथ बाद में पाकिस्तान में हुआ वो भी हम सब के सामने है। तो ये सारा आप देखें तो वो जो बेनज़ीर भुट्टो के केस का हवाला दे रहे हैं तो पार्टी के रजिस्ट्रेशन का कानून जो है उससे पहले गैर जमाती जनरल ज़िया-उल-हक़ की असम्बली थी, इसलिए जो पुरानी आइन की शिक थी उसमें से भी वो जो एक प्रोविज़न थी कि जो वोट है वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा अगर वो पार्लिमानी पार्टी जो है हुक्मरान जमात की अगर उसकी अक्सरियत में वो मुनहरफ अरकान अगर अक्सरियत में नहीं होंगे पार्लिमानी पार्टी में तो उनका वोट काउंट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ओरिजिनल आइन में था जो बाद में आइन से निकाल दिया गया और बाद में पार्लियामेंट ने 63A ले आया और उसमें वोट को डिस्कार्ड करने का भी कोई शिक नहीं थी।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि आइन के तहत किसी भी करारदाद पर वोट देने का हक रुकन असम्बली का है, ना कि सियासी जमात का, क्योंकि उसमें वोट गिने जाते हैं असम्बली में कितने वोटों से कोई कानून पास हुआ या कोई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ। तो जमाल खान मंदोखेल जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये हक जो है ये रुकन असम्बली का है, किसी सियासी जमात का नहीं है। आइन में नहीं लिखा कि जो सियासी जमात है उसका वोट गिना जाएगा। अरकान असम्बली अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट का हक इस्तेमाल करने का अख्तियार रखते हैं। जैसे एजाजुल एहसन ने कहा, मगर ये हक मशरूत है चंद दूसरी शराइत के साथ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वोटिंग के नताइज के असरात सियासी जमात को भुगतना पड़ते हैं। सियासी जमातें इदारे हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी सियासी जमातों में डिसिप्लिन बरकरार रखने के ज़िम्मेदार पार्टी विप का निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। क्या हमारे यहाँ विप होते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी हाँ, हमारी जमातों में भी चीफ विप होते हैं पार्टी के। जैसे उमर बंदयाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप कहते हैं कि मुनहरफ अरकान के लिए दो किस्म के नताइज होते हैं, एक सियासी और एक कानूनी, और फिर एक आइनी भी, जैसा कि 63A में है कि वो अपनी सीट से महरूम हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को एक इदारा करार दिया है, और जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आखिर में अगर एक फ़र्द रुकन नहीं फैसले करने हैं तो पार्टी का निज़ाम तो फिर तबाह हो जाएगा। जैसे उमर बंदयाल ने कहा कि अगर कोई जमात का रुकन अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफ करे, पार्टी के अंदर इख्तलाफ करे, तो क्या पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी उसके लिए कोई सज़ा होगी? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी बहुत अहम है। 1985 में गैर जमाती असम्बली थी और ऐसी असम्बली में भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को एक पार्लिमानी पार्टी बनानी पड़ी ताकि हुकूमत बनाई जा सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फ़र्ज़ करें पार्लिमानी पार्टी के फैसले से किसी हल्के के लोगों के मफादात को नुकसान पहुँचता है, तो फिर क्या उस हल्के का रुकन असम्बली अपने हल्के के वोटरों को जवाबदेह होगा या सियासी जमात को? आखिर पार्टी डिसिप्लिन की भी तो कोई हद होती है कि नहीं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर आप इस्तीफ़ा दे दें अगर आप समझते हैं आपके हल्के के लोगों का मफाद जो है वो उससे नुकसान पहुँच रहे हैं। यानी इस्तीफ़ा दे दें और आपके हल्के के लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ कानून पास हो जाए और पार्टी जो है वो ऐसा कानून बना दें और हल्के के लोग हमेशा के लिए, या मनी बिल पास हो जाए आपके हल्के के लोगों के बरखिलाफ, तो पार्टी के फिर हल्के के लोग हमेशा के लिए उस कानून के जबर का भी शिकार रहे। ये बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, लेकिन रोकने के लिए कुछ ना करें। इधर बुराई को रोकने के लिए पहले से सज़ा तजवीज़ हो रही है, लेकिन अपने हल्के के मफादात को बचाने के लिए पहले वोट डालने की इजाज़त नहीं है। पहले इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए, कुछ भी ना करें। जैसे एजाजुल एहसन ने कहा कि सियासी और कानूनी नताइज में हमें मुवाजना करना होगा। सियासी नताइज यानी कि कोई पार्टी वफादारी तब्दील करे तो लोग उसे लोटा कहते हैं, उसको वोट नहीं देते, दोबारा मुंतखब नहीं करते, तो ये सियासी हो गया। कानूनी ये हो गया कि उसको सीट से आप महरूम कर दें। तो एजाजुल एहसन साहब का ये कहना है कि सियासी और कानूनी नताइज में मुवाजना करना होगा। एक जमात के टिकट पर मुंतखब शख्स पार्टी से उसी वक्त इत्तफाक करेगा जब जमात का फ़ैसला उस फ़र्द वाहिद के ज़मीर के मुताबिक होगा, तो फिर तो पार्टी जो है उसका डिसिप्लिन नहीं रहेगा। ये जैसे एजाजुल एहसन का कहना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब होती है और एक बहरी जहाज़ लंबे सफ़र पर रवाना हो जाए और अचानक एक मुसाफिर जो है वो दूसरे जहाज़ में चलान लगा दे बीच में, और टिकट कहीं और का और मंजिल कहीं और रास्ता बदल जाए। जैसे उमर बंदयाल ने कहा कि इस मसले का हल आइन ने दिया है। आप ऐसे रुकन असम्बली को सिर्फ इसलिए ताहयात सज़ा सुना दें कि उसने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया हो। क्या ऐसे रुकन को राय की इजहार की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? हाँ, सवाल ये है कि ऐसा करने पर उसको कानूनी नताइज क्या होंगे और किस नोयत के होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऐसा रुकन असम्बली बहरी जहाज़ का मुसाफिर अपने जहाज़ से छलांग लगाता है तो क्या उसका अख्तियार है कि वो पूरी हुकूमत को डुबो दे? इससे तो नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा। जब अक्सरियत की तादाद जो 2, 3 या 4 अरकान से हो, यानी 2, 3 या 4 अरकान की अक्सरियत हो किसी हुकूमत को, तो फिर अपनी किश्ती से छलांग लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये जैसे एजाजुल एहसन ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर आपने पार्टी से वफादारी ना निभाई तो पार्टियां तबाह हो जाएंगी। दुरुस्त है। तो फिर ये चीज़ें आइन में लिख देनी चाहिए, क्योंकि पार्टियों के हवाले से आइन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ सवाए 63A के, और उसकी ज़ुबान बड़ी क्लियर है कि आप किसी को वोट डालने से रोक नहीं सकते या उसके वोट को शुमार करने से इनकार नहीं कर सकते, सिर्फ उसको सीट से महरूम किया जा सकता है, और वो भी जब एक चीज़ हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वैसे अगर एक जमात के अरकान 63A की शराइत के अलावा तमाम दूसरे मामलात में पार्टी के हक़ में वोट डाल रहे हों और सिर्फ अदम एतमाद में ख़िलाफ़ वोट दे दें,
तो फिर उसका क्या जवाज़ होगा, ये भी एक इम्कान तो है। मगर फिर दूसरी तरफ अगर वो पार्टी के तमाम कानून साजियों को सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हों और पार्टी से इख्तलाफ कर रहे हों, तो फिर अदम एतमाद में जो है पार्टी के हक़ में वोट देने का उसका क्या जवाब होगा। इसको अगर फ्लिप करके देखा जाए सिर्फ इसका आइन में जो क्लियरली लिखा है 63A में कि सिर्फ सीट से महरूम होगा, और डी सीट का लफ्ज़ है जो कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आपको पार्टी हदायत पर अमल करना ही करना है, फुल स्टॉप। मैं सियासी दाग लगना काफ़ी नहीं, पार्टी डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। ये सारी राय जो जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं वैसे दोनों तरफ के, ये अभी सिर्फ एक फ्रीक को देख के अपना उन्होंने जहन बोलना शुरू कर दिया है, और यही वो रिमार्क्स हैं जिनसे तासुर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत आई इसलिए है कि इस तरह के रिमार्क्स आएंगे और अटॉर्नी जनरल के दलाइल छपेंगे और जो मुनर्रफ अरकान है उन पर दबाव पड़ेगा। अब जैसा अदालत में पेंडिंग मैटर में कोई बाहर के लोग कमेंट करते हैं तो कहते हैं अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज हो रहा है, तो क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई पे इन जजों के रिमार्क्स के ज़रिए असरअंदाज नहीं हुआ जा रहा, या अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे हैं क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई पे असरअंदाज नहीं हो रहे, एक खौफ की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं। बाद में फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन जो फ़ैसला करना है ख़ास वक्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस वक्त उससे पहले फ़ैसला क्लियर ना किया तो फिर ये तासुर ज़रूर लिया जाएगा कि ये सारी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई महज पार्लियामेंट की अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर बहस और वोटिंग की कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए हुकूमत ने सदारती रेफरेंस के ज़रिए की। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि 63A की ऐसी तशरीह करेंगे कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए, ना कि जमहूरियत की मशीनरी में रोड़े डाले जाए, स्पैनर इन द वर्क। जैसे उमता बंदियाल ने कहा कि आइन में हमारा इख्तियार बहुत महदूद है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या 63A में वफादारी की तब्दीली की मखसूस हालत में इजाज़त नहीं दी गई, इज़न्ट इट अ परमिसिबल फ्लोर क्रॉसिंग। अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब किसी भी मखसूस हालत में कत्ल करने की इजाज़त नहीं होती। वाकई मेरे ख्याल में अपने जान के बचाव के लिए और मुल्कों में जब जंग होती है तो उसमें कत्ल ही होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा तो अटॉर्नी जनरल साहब आप वोट डालने और उसके शुमार ना करने के मौक़िफ़ से आप दस्तबरदार हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इन सवालों को मैं पढ़ के आगे चलूँगा, क्योंकि अब उनका सारा फोकस जो था वो ताहयात नाअहली पे था, तो शायद वोट डालने और शुमार करने के मामले पे हुकूमत की तरफ से भी अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी कंसीड किया गया कि ये तो हक़ है अरकान का। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा और फिर अगर मिनी बिल के ऊपर मुनर्रफ अरकान की जमात मुनर्रफ अरकान के जमात मुखालिफ वोट के बावजूद वो मिनी बिल पास हो जाता है, मनी बिल, तो फिर क्या ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे? अटॉर्नी जनरल का इसके नताइज तो होंगे, वगरना फिर एक रडरलेस बोट होगी, एक ऐसी कश्ती जिसकी कोई मंजिल ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग की दूसरे ममालिक में इजाज़त है? क्या आप लीडर को बादशाह बनाना चाहते हैं? एक शख्स आएगा और कहेगा कि ये पार्टी का फ़ैसला है, अब आपने ऐसे वोट देना है। हमारे यहाँ तो वैसे सच्ची बात है, हमारे यहाँ तो फ़ैसले फ़र्द वाहिद ही करते हैं और कह देते हैं बस ये पार्टी का फ़ैसला है। बहुत से ऐसे फ़ैसले हुए, वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का भी इसी तरह पार्टी फ़ैसला हुआ, कुछ ऐलान हो गया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान कर दिया बस ये फ़ैसला है, बाद में पता चला कि फ़लाँ का मशवरा नहीं था और फ़लाँ का मशवरा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप पार्टी लीडर को बादशाह बनाना चाहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा हम अरकान को लोटा भी नहीं बनाना चाहते। जमाल खान मंदोखेल जज साहब ने कहा कि क्या पार्टी की आदत पार्टी के अंदर आज़ादाना बहस की अपने अरकान को इजाज़त देती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे ज़्यादा क्या आज़ादी होगी कि सिंध हाउस में बैठ के पार्टी पे तनकीद की जा रही है। जस्टिस उमता बंदियाल ने फिर इस मौके पे एक बड़ी अहम कुछ ऑब्जर्वेशन दी। उनका ये कहना था कि आइन का आर्टिकल 63A जो कि अदम एतमाद मुतल्लक वोटिंग वाली शिक के बारे में है, आइन का आर्टिकल जो है वो हमारे सियासी निज़ाम के इर्तिका की अक्कासी करता है, जो 63A है। बतौर एक सियासी मुआशरा हम अभी इतने बालिग नहीं हुए। इस शिक में 4 बातें की गई हैं। अगर आप अपनी जमात से नाराज़ भी हैं तो फिर भी आपको अपनी जमात के साथ खड़ा रहना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी जमातों के अंदर हर किस्म के मामले पर खुलकर बात करने की इजाज़त होती है और उसके बाद ही पार्टी के फ़ैसले किए जाते हैं। हमारी सियासत, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी सियासत का पूरा ढांचा एक स्तून पर खड़ा है और वो है सियासी जमात।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 63A में जमात के सरबराह का नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले के इख्तियार का जिक्र है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम एक सवाल उठाया कि जो 63A है इनका, उसमें ये पार्टी के सरबराह हेड ऑफ़ द पार्टी ने ये हदायत नहीं देनी बल्कि पार्लिमानी पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी है। 63A की शिक जैसी शराइत तो 1973 के असल आइन का भी हिस्सा रही है। असल आइन में ये आर्टिकल 96 था जिसको जनरल ज़ियाउल हक ने ख़त्म कर दिया था। इसके मुताबिक अदम एतमाद के वोट में अगर मुनहरफ अरकान की तादाद उनकी पार्लिमानी पार्टी के अरकान की कुल तादाद की सादा अक्सरियत से कम होगी तो उनके वोट का शुमार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल आइन था 73 का, उसमें आर्टिकल 96(5) के मुताबिक अगर मुनहरफ अरकान जो हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी में वो अक्सरियत में नहीं है तो जो भी वो वोट डालेंगे उसको शुमार ही नहीं किया जाएगा, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मकसद ये था कि पार्टी वफादारियों की तब्दीली के अमल को रोका जाए, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने ये शिक ख़त्म कर दी 1985 में एक सदारती फरमान के ज़रिए। तो असल आइन में मुनहरफ अरकान के वोट को शुमार ही नहीं किया जाता था अगर वो पार्लिमानी पार्टी में अक्सरियत में ना होते। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी राय में ये ताहयात नाअहल होने चाहिए ऐसे लोग। लो जी, अगर 100 में से 49 अफराद पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे तो 39 सियासतदान ताहयात नाअहल कर दे। अब ये अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ महसूस होता है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि आइन के मौजूदा आर्टिकल 63A को पुराने आइन के आर्टिकल 96 की जगह लाया गया है। तो आप चाहते हैं कि 63A को आर्टिकल 96(5) की रूह के मुताबिक पढ़ा जाए। रूह है या बदरू है, क्योंकि 96 तो अब मर चुका है, वो तो है ही नहीं है, तो उसके साथ मरे हुए आइन की शिक के साथ मिला के पढ़ना तो फिर उसकी रूह तो ना, फिर तो बदरू के मुताबिक के साथ मिला के पढ़ा जाने वाली बात हो सकती है। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा, मगर 63A में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को वोट पर नाअहल नहीं किया जाता। आज का जो 63A है आइन का, उसमें कहा गया कि अगर स्पीकर कास्टिंग वोट डालता है, कास्टिंग वोट होती है जब हाउस बराबर वोटों में तकसीम हो जाए और एक वोट ने फैसला करना हो तो फिर सेनेट का चेयरमैन या स्पीकर जो है वो अपनी वोट डालता है। और स्पीकर और सेनेट का चेयरमैन अगर जो जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है, अगर उस पार्लिमानी पार्टी की हुक्म के या पॉलिसी के बरखिलाफ वोट डालता है तो फिर स्पीकर या चेयरमैन को नाअहल नहीं किया जा सकता। ये आइन में 63A में लिखा है। तो वो इसलिए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इसलिए है कि जनाब स्पीकर और चेयरमैन की एक गैर जानबदारी का तासुर रखा जाए। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो अगर उसको डी-सीट नहीं किया जा सकता या उसको नाअहल नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो अगर पार्टी के बरखिलाफ वोट डालते हैं और लेट्स से कि अगर ये अदम एतमाद भी बराबर हो जाती है और स्पीकर जो है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट डाल देते हैं असद कैसर साहब, अगर तादाद बराबर हो जाती है अदम एतमाद में पूरी नहीं हो रही होती तो फिर क्या असद कैसर साहब डी-सीट हो जाएंगे? क्या वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत तो फिर भी गिर जाएगी। तो एक बंदे से सियासी जमात कहाँ गई, हुकूमत कहाँ गई? मगर बहरहाल ये अटॉर्नी जनरल साहब का ये आर्गूमेंट है कि उनको सिर्फ इसलिए एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है कि वो अपनी गैर जानबदार तरीके से हाउस को चला सकें। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर एक रुकन अभी भी रुकन है तो क्या उसका वोट शुमार नहीं होना चाहिए? मतलब जब तक उसको इलेक्शन कमीशन डी-सीट ना कर दें तो उससे पहले स्पीकर जो है वो कैसे कह सकता है कि उसका वोट शुमार ही नहीं होना चाहिए? क्या आप एक रुकन असम्बली, सिटिंग रुकन असम्बली के वोट के हक़ की ऐसी तशरीह कर रहे हैं? जैसे मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि क्या आप रुकन असम्बली को उसकी मर्ज़ी के बगैर वोट डालने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं? जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ऐसा करने से 63A तो गैर मौसर और फालतू हो जाएगा। जब अदम एतमाद में रुकन पार्टी जो है वो खिलाफ वोट ही नहीं डाल पाएगा कि मतलब आपने कह दिया कि आइन के मुताबिक आप वोट नहीं डाल सकते वरना आप सारी उम्र के लिए सियासत नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो जो अदम एतमाद की शिक है आइन में वो किस लिए है? वो तो रिडंडेंट नहीं हो जाएगी। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने बलूचिस्तान का हवाला दिया और कहा कि देखें बलूचिस्तान में क्या हुआ था, और फिर सेनेट के इलेक्शन में भी आपको याद होगा उन्होंने कहा कि किस तरीके से पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ वोट डालें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मगर बलूचिस्तान का मामला पहले अदालत में क्योंकि ज़ेर बहस नहीं आया तो मैं इस पर अब क्या बात करूँ, मतलब उस पर मट्टी डाल दी जाए। जमाल खान मंदोखेल जज साहब ने
कहा कि बलूचिस्तान में किसी को पार्टी हेड ने नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि ये पार्टी हेड जो है उसकी मर्ज़ी है, ही मे इशू शो का नोटिस, तो ये उसकी सवाबदीद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दुरुस्त बलूचिस्तान के मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक रुकन असम्बली का पार्टी के अलावा अपना वोट भी तो होता है जो कि वो अपने हल्के से लेता है। जैसे कोई अगर आज़ाद रुकन है वो किसी पार्टी के वोट तो नहीं लेकर आया होगा, वो बाद में पार्टी ज्वाइन करता है। जैसे उमर ता बंदयाल ने यहाँ पे फिर बड़ी ही अहम कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं और ये बड़ी गौर तलब हैं। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने ये कहा, हम आइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मकसद ये है कि 63A की शिक को मतलब दिया जाए। पुराने आइन की शिक 96(5) ने एक हल निकाला था, यही कि वोट शुमार ना किए जाएं अगर पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत की फ़ैसले के मुताबिक मुनहरफ अरकान वोट नहीं देते। और पुराने आइन की शिक 96(5) ने एक हल निकाला था और इस हल को मौजूदा यानी आज के आइन की 63A में तस्लीम नहीं किया गया। यानी 63A आज की जो शिक है अदम एतमाद वाली, इसने जो पुरानी शिक थी 96(5) अदम, उसको रद्द किया और एक नई शिक पार्लियामेंट ने नई शिक डाल दी। मेरी राय में एक रुकन असम्बली की वोट का शुमार ना करना उसकी वोट की तज़हीक है, जैसा कि ये कहा जाए कि उसके वोट की कोई वक़्त ही नहीं, इट इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग। आज के आइन की शिक 63A ने एक अपना ही हल दे दिया है जो पहले वाली शिक में लाई गई बेहतरी का पता देता है। आज सिर्फ एक सवाल हमारे सामने है कि मुनहरफ अरकान की नाअहली की नौयत या मुद्दत क्या होनी चाहिए। आपके मुताबिक, अटॉर्नी जनरल को मुखातब हैं चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, आपके मुताबिक 63A ने आइन से हटकर एक अपना ही जजीरा बना लिया है। अटॉर्नी जनरल क्योंकि ये कह रहे थे कि 63A को जो है वो अलग ना पढ़ा जाए और 63A कोई अलग जजीरा नहीं है, तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल को कि आपके मुताबिक 63A ने आइन से हट के एक अपना ही जजीरा बना लिया है। अब ये सवाल ये है कि जब वोट का शुमार कर लिया जाएगा तो वोट डालने वाले उस रुकन के साथ क्या किया जाए। ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाता है और जब कमीशन 1 माह में उसकी तस्दीक कर दे तो रुकन असम्बली सीट से महरूम हो जाता है, यानी कि डी सीट कर दिया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने फिर मुदाखलत की और कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले रुकन के पास इनहराफ करने की कोई जायज़ वजह थी, और क्या पार्टी के सरबराह का जारी करदा डिक्लेरेशन कानूनी तकाज़े पूरे करके हक़ाइक़ जानने के बाद जारी किया गया। ये एजाजुल हसन साहब पूछें कि क्या कमीशन ये चीज़ें देखता है। और जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ जाए तो मुतासरा फ़रीक यानी पार्टी हेड या मुनहरफ रुकन, उन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये जस्टिस एजाजुल हसन कह रहे हैं, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी महज अपनाए गए तरीक़ों को ज़ाब्तों के मुताबिक जांचना होता है। आइन में वफादारी की तब्दीली काबिल जवाज़ या बिला जवाज़ होने मुतल्लक कुछ नहीं कहा गया कि उसकी कोई वजह भी हो सकती है या नहीं। आइन में सिंपल पार्टी हेड को अख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी रुकन को डिक्लेयर कर दें। तो जैसे एजाजुल हसन ये कहना चाह रहे हैं कि 63A में जो डी सीट करने का अख्तियार है और वो एक ऑटोमेटिक अख्तियार है, तो लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं उसकी मुकर्रर करनी। और जस्टिस उमर ता बंदयाल ये कह रहे थे कि 63A में वाज़ेह तौर पे जो हल दे दिया गया है वो पुराने आइन से मुख्तलिफ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन ने मज़ीद कहा कि हम जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आमतौर पे हॉर्सेस जो घोड़े हैं वो तो बड़े वफादार जानवर होते हैं। यहाँ पे आके जस्टिस उमर ता बंदयाल ने फिर पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप कितना टाइम लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे 2-3 घंटे चाहिए। तो जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि कल एक जज साहब की अलविदाई रेफरेंस है, पीर को समाप्त कर लेंगे। और इस मौके पे एडवोकेट फ़ारूक नाइक साहब वज़ीर कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि कल असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। हमारी इस्तदा है कि जो आइन का 254 की शिक है जिसके सहारा स्पीकर ले रहे थे, हुकूमत के कानूनी माहिरीन ले रहे थे, कि उसमें आइन में लिख दिया गया कि अगर कोई चीज़ आइनी मुद्दत के अंदर मुकम्मल नहीं की जा सकती तो वो महज इस वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता वो इकदाम, कि अगर उस मुद्दत पे ना किया गया हो तो उसको भी क्लियर कर दिया जाए। और ये अदम एतमाद की शिक जो है उसके ऊपर
इस छूट का इतलाक़ ना किया जाए जो आर्टिकल 254 आइन के में दर्ज है कि उस मुद्दत में ना हो, यानी कि 14 दिन में अगर इजलास नहीं बुलाया जा सकता या 7 दिन में वोटिंग नहीं हो सकती है अदम एतमाद की तहरीक की, तो इसको क्लियर कर दिया जाए। कि इस पर जैसे उमर ताब बंदियाल ने कहा कि देखें ये जो मामला है ये असम्बली का अंदरूनी एक मामला है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को स्पीकर के का फ़ैसलों से जो है नथी ना किया जाए, इसको मिक्स ना करें। और फिर उन्हें पूछा अटॉर्नी जनरल से क्या कोई इसमें हंगामी इमरजेंसी है कोई कि हम जल्दी फ़ैसला करें इस तमाम सवालात का, तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ ये फ़ैसला जो है ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले आना ज़रूरी है, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। जिस पे जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि कुछ मामलात पार्लियामेंट ने फ़ैसला करने हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ खाली जगह पुर करने के लिए नहीं है, मतलब वी आर नॉट देयर टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, पार्लियामेंट ने भी कुछ अहम फैसले करने हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैंने बेनज़ीर भुट्टो का केस पढ़ना है जिसमें सियासी जमातें जो हैं उसको हुकूमत में मुद्दत पूरी करने का हक़ दिया गया है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल जो है वो अदम एतमाद की करारदाद पेश करने का भी एक मरहला है और फिर वोटिंग का भी मरहला होगा। जस्टिस मज़हर आलम याखेल ने कहा कि आइन में अदम एतमाद की शिक में कहा गया है कि करारदाद मंजूर होने पर वज़ीर आज़म डी सीट हो जाएंगे, और इसी तरह जो मुनहरफ रुकन है उसके लिए भी डी सीट का लफ्ज़ लिखा गया है कि इसको सिर्फ सीट से महरूम किया जाएगा। तो इसका मतलब है जिससा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हो जाती है तो 63A में लिखा गया कि वज़ीर आज़म डी सीट होंगे, उधर डी सीट का मतलब इमरान खान तायात नायल नहीं है, तो फिर जो मुनहरफ अरकान के लिए डी सीट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो भी सिर्फ सीट से महरूम होंगे, अपनी ओहदे से महरूम हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है फिर मुनहरफ रुकन के लिए तायात नायली कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें डॉक्टर के जो निश्तर है और कातिल का जो खंजर है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। बड़ी मिसाल दी है अटॉर्नी जनरल ने, वज़ीर आज़म इमरान खान अगर डी सीट होते हैं तो वो डॉक्टर का निश्तर है, और अगर कोई मुनहरफ रुकन असम्बली जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ़ वोट दे दे तो वो एक कातिल का खंजर है। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने मिसाल दी है। बारह अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो 62(1)(f है 62(1)(f उसमें सादिक और अमीन की शर्त लगाएगी, अगर कोई मेंबर सादिक और अमीन नहीं है तो ताहयात नाअहल हो जाता है। तो जैसे मज़हर आलम याखेल ने कहा कि वफ़ादारी की तब्दीली की वजह सिर्फ बददियानती या ख़यानत तो नहीं हो सकती, उसकी और वजूहात भी हो सकती हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन में वोट का हक़ हर रुकन असम्बली को है, सिर्फ असम्बली की अक्सरियत का नहीं है, अक़लियत भी तो ऑब्वियसली वोट डालती। अगर अक्सरियत वोट डालती है अदम एतमाद पर तो वज़ीर आज़म ओहदे से महरूम हो जाएंगे, और अगर आप समझते हैं कि सिर्फ अक्सरियत ने वोट डालना है तो फिर अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग करवाने की क्या ज़रूरत है, और आर्टिकल 95 पढ़ें तो फिर उस शिक की क्या ज़रूरत है, यानी अदम एतमाद की शिक को ही आइन से निकाल दें। अगर सिर्फ अक्सरियत आपको पता है हुक्मरान जमात अक्सरियत में, तो फिर तो अदम एतमाद की शिक ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत की जो जमात है वो मुनहरफ तो नहीं हो सकेगा कोई सियासतदान, क्योंकि वो तायात नाअहल हो जाएगा, फिर तो वो अदम एतमाद वाली शिक की गैर मौसर है और फजूल है। अटॉर्नी जनरल ने फिर वो अदम एतमाद वाली जो आइन की शिक है आर्टिकल 95 उसको पढ़ा और कहा कि कुल मेंबरान की तादाद की वोट जो है वो कुल मेंबरान की जो तादाद है उसकी अक्सरियत की वोट होनी चाहिए अदम एतमाद के लिए। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा तो जब कुल मेंबरान ने वोट डालना है तो फिर हर मेंबर का वोट हर मेंबर वोट का अपना हक़ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसमें पार्टी कहाँ से आ गई, ये तो एक सवाल तो है। खैर ये मेरे जहन में आ रहा है कि फिर इसमें ऑब्वियसली पार्टी कहाँ से आ गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा वोट तो डलना है, ज़ाहिर बात है। जैसे उमर ताब बंदियाल ने कहा हम ये कल भी ये समाज जारी रख सकते हैं जुमे की नमाज के बाद, मेरा नहीं ख्याल ये 2-3 दिन में ख़त्म हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत से वकील हैं, सब मुख्तसर तहरीरी बयान जमा कराएँ। कल 1:30 बजे जुमे के दिन का वक्त मुकर्रर किया गया, और फारूक नाइक एडवोकेट ने कहा कि कल असम्बली का इजलास भी है, सड़कें भी बंद होंगी, रास्ते बंद होंगे। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा आप जैसे लोगों के लिए सड़कें किधर बंद हो सकती हैं, और सब जो है वो कल इंशाल्लाह 1:30 बजे का उन्होंने कहा कि वो कल सब जो है दोबारा इस केस को सुनेंगे। बात की तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में शायद इसका फ़ैसला हो जाए, और ख़ास तौर पे अदम एतमाद की तहरीक की का जो है वो। फिर हम देख रहे हैं कि आज की एक अहम ख़बर ये है कि वज़ीर कानून जो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम हैं उन्होंने इस सारे मामले से अपने आप को बड़ी कामयाबी से लाताल्लुक़ कर दिया है। वज़ारत कानून के ज़राए ने डॉन अखबार के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक असद को ये बताया है कि
वजारत कानून से मशवरे के बगैर ही ये तमाम सदारती रेफरेंस तैयार किया गया है। और ये जो हयात नाअहली का मसला है मुनहरफ अरकान का, इसमें वजारत कानून की कोई इनपुट नहीं है। इसमें बराह रास्त वजारत पार्लिमानी अमूर जो डॉक्टर बाबर अवान है उनसे अटारनी जनरल ने मशवरा करके, और अटारनी जनरल जिस तनदही के साथ ये तमाम दलाइल दे रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये उन्हीं के जहन की इख्तरा है। मगर हकीकत ये है कि आइन के जो अल्फाज हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, और आइंदा चंद दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं कर पाती और अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग हो जाती है तो फिर ये तासुर लेना बिला जवाज़ ना होगा कि हुकूमत ने एक बार फिर पहले की तरह सदारती रेफरेंस के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर अपनी सियासत को चमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की एक कोशिश की है। अब देखते हैं ये कोशिश पहली वाली कोशिशों की तरह नाकाम होती है या नहीं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।